साईं अपना तारुफ कराएंगे। नवीद सुल्तान मेरा नाम है। नवीद सुल्तान, नॉर्वे से तशरीफ़ लाया हूँ। पैदाइश मेरी नॉर्वे की है। देखे देखे लग रहे हैं मुझे, जी पहले भी मुलाकात है। कहीं हुई होगी। सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। 70s में मेरे पेरेंट्स नॉर्वे मूव हुए थे। क्या गाना था वो? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। जी। वो हम नवा मैं तो किसी और को कहता हूँ। कैसे था गाना, कुछ याद है? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, वो हम नवा। नहीं, उससे आगे ये जो आता है कि ये सदियों, ये कोई आज ना कोई था ना कोई है जिंदगी में तेरे सिवा, तुम देना साथ। ठीक, तो नवीद सुल्तान नाम? जी जी नवीद साईं, नॉर्वे से जेट लैग है मेरा ख्याल अभी तो। नॉर्वे में आजकल दिन चल रहा है कि रात? नहीं, तकरीबन 4 आवर्स का कहते डिफरेंस। हैं ना, कहीं के दिन बड़े कहीं की रातें। तो आपके तो वहाँ 6-6 महीने के दिन, 6-6 महीने की रातें हैं। जी, सुनने में ऐसे आया है। जेट लैग्स असल में पाकिस्तान आने से 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाता है। पहले ही शुरू है। पाकिस्तान आना नहीं चाहते? जी ज़रूर, वो इतनी खुशी में शुरू हो जाता है ना। खुशी में शुरू हो जाता जी है? जी अच्छा, पाकिस्तान आना अच्छा लगता है, हालांकि आप वहीं की बर्थ हैं सारा कुछ। लेकिन आते रहे हैं पहले, मम्मी डैडी लेके आते रहे। बचपन से आते रहे। जी जी, तो यहाँ पे यादें हैं, अच्छी यादें। बड़ी फैमिली है, यादें हैं, कजन्स हैं। जी, अच्छा अच्छा। तो अकेले आए हैं? अपने वाइफ के साथ और 2 बच्चों के साथ। ये बरखुरदार भी मेरे ख्याल आपके साथ ही है। मेरा बेटा। क्या नाम है बेटा? इब्राहिम सुल्तान, माशाल्लाह। ठीक, और बेगम साहबा किधर बैठी हुई हैं? अच्छा, आप ही हैं, ये बुके जो पकड़ा रही थी, और बेटी भी आपकी? अच्छा, स्टार्ट ही आप लोगों से हुआ है। अच्छा, वो नॉर्वेई है, वो सबसे बड़ा है? तो वो क्या कर रहा है? अच्छा, वो पापा की शॉप को वो देखेगा और उतनी देर पापा इधर फिरेंगे। और यहाँ आते ही नींद आनी शुरू हो गई है कि सुकून आना शुरू हो गया। इन्हें नींद वैसे भी बहुत आती है। जी, अच्छी बात जब वो सुकून में होती है ना तो मुझे नींद आ जाती है। मैं समझ आ रही है। आ गई ना, बस ठीक। अच्छा, ये नोक झोंक दोनों की चलती रहती है। तो किसकी नहीं चलती? वही ना। नहीं, ये वाली अच्छी वाली है ना? हाँ जी, अच्छी वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ठीक, तो क्या कह के ले आई हैं आपको यहाँ, या आपको कुछ आइडिया था यहाँ का? नहीं, मुझे आइडिया था, सुनते रहते हैं आपको। जी। अच्छा, तो वाइफ सेशंस लगे रहते हैं घर में आपके, माशाल्लाह। लगाई रखती हैं? जी जी, लगाई रखती हैं। पहले सेशन चलते हैं, खाना बाद में मिलता है। मैं आई कैन अंडरस्टैंड। तो घर आती हैं तो बच्चे कहते हैं चाय चल रही है तो आप थोड़ा सा कर लीजिए। हाँ, फिर सो जाते हैं जाके। नहीं, हमने माशाल्लाह सूरत रहमान सुनी है दोनों मियाँ बीवी ने। मेरा वहाँ गाड़ियों का काम है, काफ़ी सालों से, शुरू से एज से मुझे गाड़ियों का बहुत शौक़ था। काफ़ी जेंट्स को तो होता ही है, तो थोड़ी बहुत इंटरेस्ट तो होती है इस तरफ। तो हमारी फील्ड जो फैमिली की फील्ड नहीं है, ये मेरी अपनी फील्ड थी और शुरू किया था मैंने 16 इयर्स के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नॉर्वे की सबसे बड़ी है शॉप, स्पोर्ट्स गाड़ियों का काम है हमारा, उसमें काफ़ी नॉलेज है। तो उसमें सर्विस भी है, आफ्टर मार्केट भी है, और ज़्यादा दूसरे मुल्कों के साथ अटैचमेंट भी है। तो बेगम साहब आए, इन्होंने घर संभाला है, बच्चे संभाले हैं, हम अपने मगन में लगे रहे हैं, अपनी सूरत रहमान पढ़ते रहे हैं। तो
अब 5 साल बाद वापसी हुई है इधर। मेरी बेटी को 9 साल हो चुके हैं, तो पाकिस्तान का ट्रिप नहीं लगा। अकेली आती रही हैं जब भी आई हैं। तो क्या कि आई थी कि इस बार ना मैंने ज़रूर जाना डॉक्टर साहब। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, अगर मौका मिला तो ज़रूर जाके थोड़ा सा सो के आएंगे। ठीक, सो बिस्मिल्लाह। तो नेविगेशन मेरी बेटी कर रही थी और मैं इधर ड्राइव करके, वो कह रही थी कि पापा जी यार लेफ्ट साइड इधर, राइट साइड पे नहीं चलानी गाड़ी, लेफ्ट पे चलानी है। यहाँ पे आके मेजर डिफरेंस तो ये होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आंखें बंद करके चलाई जाए तो सारे लोग जैसे रास्ता देते जाते हैं। जी ऐसी है। बस पता होना चाहिए ना कि मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं रुकने वाला, आप जो मर्जी करें। तो वैसे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है जी। और जो एज का जो है ना, हम देख रहे हैं आजकल के जो नौजवान है ना, उनको अटैचमेंट नहीं मिल रही किसी जगह की। आप जैसे कि ज़रूर आप कह सकते हैं कि आप नॉर्वे में बर्थ है आपकी, या अमेरिका में है, या न्यूयॉर्क में है, जहाँ भी है। तो जब आप एज में जाते हैं ना, तो आप कई डिफरेंट सीक्वेंसेस के अंदर से गुजर के जाते हैं। जैसे एक सीक्वेंसेस है आपकी जो यूथ वाली होती है, जहाँ आप सैर व तफरी, आपने थोड़ा सा फिरना घूमना होता है, आप नॉर्वेजियन के साथ या इंग्लैंड जो उधर की जो सोसाइटी उनके साथ रहते हैं। उसके बाद जाके आप थोड़ा सा ग्रो अप होते हैं, फिर आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर आप देखते हैं कि अच्छा ये जो सेटल है ना, ये अब ये नहीं सही चल रहा है, ये कॉलिजन की तरफ जा रहा है। तो फिर आप उसे छोड़ते हैं, फिर साथ अपना घर भी देखना है, आगे 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 आगे। तो एक जगह टाइम आता है जहाँ सब कुछ जो होता है ना, उसकी कोई वैल्यू असल में नहीं रहती। तो एक किस्म का वो टाइम मेरा आ चुका है कि बंदा काम करता है, आप अचीव करते हैं, लेकिन वो एवरी हसल जो आप करते हैं हर चीज़ के लिए, वो एंड में जाके उसको क्वेश्चन नहीं वापस आता कि आपने किसके लिए किया और क्यों किया। कि आप कोई हद से पहले रुक सकते थे, या आपने इसको ज़्यादा कर लिया है, या आपको करना चाहिए था। लेकिन वही हो ना कि जो होना था वो सो हो गया। अब उस पर आप जो गिरा हुआ दूध है उस पर रो तो सकते नहीं आप। तो उसको किसी पॉजिटिव तरह लेके तो आगे चलना पड़ता है। ठीक, सही। पाकिस्तान की क्या चीज़ अच्छी लगती है ज़्यादा? वहाँ क्या मिस करते हैं आप? पाकिस्तान की क्या चीज़ अच्छी है? पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, जैसे भी हैं लोग अच्छे हैं। आप जहाँ भी रुक के आप उनसे बात कर सकते हैं। वो झूठ भी बोल रहा हो आपसे, फिर भी बात आपको प्यारी लगेगी। आप उससे रास्ता पूछ रहे हो, इधर बता रहे हैं कि बताइए मुझे, मैं उधर से इधर चले जाऊँगा। आपसे कोई बात तो करता है ना, आपकी कोई सुन तो लेता है। वहाँ लोगों के पास वक्त नहीं है बात करने का। वक्त है भी और नहीं भी, नहीं करते ज़रूर हैं। लेकिन वो जो इंटरेस्ट के साथ बात करनी होती है ना, इंटरेस्ट के साथ झूठ बोलना, वो नहीं आता उनको। वो पैशन के साथ करना, पार्ट मशीनी आंसर होता है जी। हाँ जी। तो ना बिजी लाइफ बहुत हो चुकी है वहाँ। मतलब कि सोशल मीडिया देख लें, मतलब कितनी रफ्तार के साथ आपको लेके जा रही है। हम तो देखते हैं, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि याद रखें ये फ़िल्टर है, एवरीथिंग जो आप देख रहे हैं फ़िल्टर है। रोज़ाना इनको बताता हूँ मैं, फ़िल्टर है ये, वो चीज़ वो नहीं है। क्योंकि मैंने देखी हुई है, मैं इधर का पैदाइशी हूँ, मुझे पता है, मैं उस तरफ से होके आ चुका हूँ। आपको नहीं मालूम इस चीज़ों के बारे में। यकीन करें, आप एक जगह पहुँचेंगे जब आपको याद आएंगे कि ये चीज़ सारी फ़िल्टर्स हो रही हैं। दूसरा चीज़ नहीं होती। लेकिन वो वही बात होगी, हम भी बच्चे रहे, हम कब यकीन करते थे? कभी मुश्किल है यकीन करना। चमक दमक के पीछे जाते हैं ना बच्चे। जी जी, इंसान की नेचर है। ज़ाहिरी तौर पे तो बाहर की तरक्की तो उसने बहुत की है, चांद तक पहुंच गया, आगे चला गया। इनर तरक्की उसकी जो है वो हर इंसान नए सिरे से शुरू करता है, वही सेम गलतियां करता है ऐसे। और बाय द टाइम वही एज तक आता है या लेट एज तक आता है जहाँ से समझ आती है ज़िंदगी थी क्या, करना क्या था, आए क्यों थे, जाना कहाँ है, और ये जो कुछ अचीव किया है इसका क्या फ़ायदा निकला, इसमें से निकला क्या। और वो हमारे वहाँ होता है ना कि जैसे कि हम फर्स्ट जनरेशन कह लें, तो हमारे माँ बाप ने तो जो कोशिश की है, अब हम पीछे से ज़िम्मेदार लोग हैं, और उन्होंने जो इतनी अपनी तरफ से कोशिश की उन्होंने किया। हम पे किसी किस्म का नहीं कह सकते कि आपने हमारे लिए नफ़ नहीं किया। लेकिन उधर के जो रहने वाले हैं उनकी तो 4th 5th जनरेशन चल रही है। हम ऑलवेज़ फील करेंगे कि हम थोड़ा सा पीछे हैं।
और ख़ास करके जब बच्चे आते हैं तो हमारा दिल होता है कि उनको भी वही लेवल का रिस्पेक्ट मिले जो कि नॉर्वेजियंस हो गए या अमेरिकन है उनकी, लेकिन वो उनको मिलेगी नहीं। ये बात बहुत ज़रूरी है उनको बताने की, ऑलरेडी नो कि आप अगर आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं या जो भी हैं, आप वही रहेंगे जो आप जेन्युइन हैं, तो आप कभी तब्दील नहीं हो सकेंगे। और अक्सर जो आजकल है सोसाइटी वही कर रही है कि कोशिश कर रही है अडाप्ट करने की, और करती जा रही है, लेकिन एक मौका आएगा जब आपको एक मुंह पे थप्पड़ मिलेगा जो बताएगा आपको कि आप वही हैं जो आप पैदा हुए हैं। ये जो चीज़ है ना, और ये कईयों को बहुत देर बाद मिलता है, कईयों को थोड़ा सा पहले मिल जाता है। तो मुझे अभी तक मिला नहीं है, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। आपको अंदाज़ा है? अंदाज़ा बिल्कुल है। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, इनको और मुश्किलात पैदा हो रही हैं इस चीज़ के बारे में, बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं, क्योंकि फिर से कल्चर से आप दूर जा रहे हैं, आप अपने दीन से दूर जा रहे हैं, हर चीज़ आपको मतलब दूर लेके जा रही है ना। आपका जो बेसिक न्यूक्लियस है या आपकी जो रूट है, जिस वक्त आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाएं सम और द अदर, किसी भी तरीके से फिज़िकली मूव कर जाएं या आप मेंटली मूव कर जाएं, वंस आपने अपने ऑर्बिट को छोड़ा है तो खला में अंधेरे हैं, और जिस ज़ोर में आपने ऑर्बिट छोड़ा है वो ज़ोर ज़्यादा देर चलेगा नहीं, और स्पेस में आगे जाके स्वाय डार्कनेस और ठंड के, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। और वो जो अपने मिदार से, अपने ऑर्बिट से बिछड़ जाते हैं, उनका ज़ोर ज़्यादा देर रहता नहीं है और डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, तो फिर अंधेरे और ठंडी मौत, ठीक है ना, ये होता है। इसीलिए सरकार ने 1400 साल पहले फरमाया कि 3 हालतों में ही हिजरत है। वो ग्रेटर काजेज़ हैं। नंबर 1 तो अगर आपके लिए अपने रिलीजन के मुताबिक या अपने कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक उस जगह पे ज़िंदगी गुजारना मुश्किल कर दी गई है और आपकी जान को, माल को, औलाद को ख़तरा है, एंड तो आप इसलिए अगर मूव कर जाएं तो कर जाएं। नंबर 2, अगर आप कोई ऐसा इल्म हासिल करने जा रहे हैं जो आपके इलाके में नहीं है, आपके पास नहीं है, और आप किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां वो टेक्नोलॉजी या वो नॉलेज है, तो आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि ये मैं वहाँ से इल्म हासिल करूँगा, ये टेक्निक या ये टेक्नोलॉजी सीखूँगा, और ये नीयत साथ हो कि मैं वापस अपने कंट्री में या अपने जन्मभूमि में या जो मेरी जहाँ मैं रियल बिलोंग करता हूँ, जहाँ के लोगों के पास वो नहीं है। सुमीरा, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, या इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो वालेकुम सलाम। तो मैं वापस आके फिर सिखाऊंगा ताकि यहाँ के लोगों को किसी को फिर ना जाना पड़े, और वो टेक्नोलॉजी मैं वहाँ से यहाँ ले आऊँ या वो इल्म मैं यहाँ ले आऊँ, और उस मनफियत बख्श इल्म जो है उससे मैं यहाँ के लोगों को सर्व कर सकूँ और ट्रेन कर सकूँ। तीसरी हालत जिहाद की है, अल्लाह के नाम पे छोड़ना, अल्लाह के कॉज के लिए छोड़ना, अल्लाह का दीन या अल्लाह का मैसेज आप में इतनी एबिलिटी हो कि अल्लाह का निज़ाम बेसिकली आप अप्लाई, जो बेसिकली अदल का निज़ाम है। वो ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह ने तो ये मुल्क और ये हदें करने को नहीं कहा, इंसानों ने बनाई हैं अपनी। और इसमें आप मकदूर भर पहले अपने घर में वो अल्लाह का निज़ाम अगर अप्लाई करेंगे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने लोग उनके पास आए मक्का के या मदीना के या अरब के, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को, उनके अल्लाह को मान लिया, नहीं तो कर तो रहे थे सारे अरब वाले, पूरी दुनिया वाले, तब भी उसी काबतुल्लाह के तवाफ़ भी करते थे और अपना हज भी करते थे और पिलग्रिमेज के लिए आते भी थे, पानी भी पिलाया जाता था और हाजियों की दुआएं भी की जाती थी। उसमें रसूमात थी कई और लोग वहाँ से तबरुकात लेते भी थे या उनके काम होते भी थे तो आते थे लोग।
लेकिन सरकार ने वो जो कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, ये जो अल्लाह के ऊपर या इस काबे के मालिक के ऊपर या इस घर वाले के ऊपर जो जारादारी कायम हो गई है या उसके बेटे बेटियां बना दिए हैं लात मनात अज़ा या कुछ, तो ये गलत है। और अमीर गरीब या किसी नस्ल का, गोरे काले का, सफ़ेद का, अल्लाह के साथ कोई चक्कर नहीं है और वो सबको अवेलेबल है और सबका अल्लाह है। और अदल, ये जस्टिस या लॉज सबके लिए बराबर हैं। और बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने जैसे दे भी दी किसी के पूछने पे, सैयद का या उनके घर वालों का या अहले बैत का बहुत बड़ा मुकाम है, लेकिन जहाँ बात इंसाफ की या अदल की है तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया बीवी पाक फातिमा का। तो सोच भी नहीं सकते कोई चोरी करेंगी या कुछ, तो मैं कह रही यार मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो फिर कानून वही है, हाथ उसका भी कटेगा। लॉ सबके लिए एक है, चाहे वो अशराफिया में से है, गरीबों में से है, जो आप यूरोप में आप देखते हैं अपेरेंटली, या नॉर्वे में भी देखते होंगे, जो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती हैं। बल्कि यहाँ तो यही मशहूर है कि नॉर्वे में कोई लॉ है, उमर्स लॉ के नाम से, कोई उनके आइन में कोई चीज़ लिखी हुई है कि उन्होंने यही देखा कि हज़रत उमर के दौर में जो इस्लाम इतना फैला या इतना ज़्यादा, उन्होंने जिस मुल्क में भी मुस्लिम वॉरियर्स गए वहाँ अगर उन्होंने रूल किया तो लोग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुए, किसी डंडे के ज़ोर पे नहीं हुए, बाय चॉइस हुए और आज तक हैं या उनकी जनरेशन्स आगे चल रही हैं। तो वो ऐसी क्या बात थी, तो उसमें उन्हें नज़र सिर्फ यही आया कि जस्टिस, इक्वालिटी फॉर ऑल, अपनी कमीज़ का भी हिसाब देना, बल्कि कहना कि यार बेटे गवाही दे दो कि ये तुमने अपने हिस्से की मेरी दी है। और ये जो इक्वालिटी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लाम, सरकार ने जो अल्लाह का जो निज़ाम था वो बेसिकली तो अल्लाह का निज़ाम है, लेकिन हम नारे वालों को ये भी नहीं समझा सके, वो उसे उमर्स लॉ कहते हैं। वो उस पर अप्लाई करके उन्होंने लॉज तो बनाए वहाँ पे और वो चलते होंगे, आप लोग देखते होंगे वहाँ पे, अगरचे किसी ना किसी जगह पे बायस आता होगा। क्योंकि मेरे दोस्त जो डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं, कई बार जॉब शॉप अप्लाई कर रहे होते हैं, थोड़े बहुत जो सिचुएशन वहाँ की वो बताते हैं कि एक नुमाइंदा कम्युनिटी का बैठा होता है इंटरव्यू के दौरान, सिलेक्शन के दौरान, कि किसी किस्म का बायस तो नहीं हो रहा। मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं जॉब के लिए, तो मैंने कहा इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है ना, और उसको काउंटर करने के लिए या एड्रेस करने के लिए इस ग्रीवेंस को कि जी नेशनलिज़म का यहाँ आया है, या कोई कलर की बेस पे या एथनिसिटी की बेस पे कोई डिसीजन हुआ है, कोई जॉब चले गई है या नहीं दी गई या दूसरे को दी गई है या नवाजा गया, तो जो लोग अब ज़्यादा देर से वहाँ रह रहे हैं यूके अमेरिका में, वो कहते हैं कि नहीं, हमें अब पता चला है कि ये बड़े हिपोक्रेट्स हैं और इनका फिल्टर्ड है, जो आप कह रहे हैं कि ये नज़र कुछ आता है और कर कुछ रहे हैं लेकिन पता नहीं चलता। इस्लाम ने जब तक तो ये किया कि वो सबके लिए इक्वल था। जैसे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो पहले की बात है, उमर सानी जिन्हें कहते हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, शिया सुन्नी सारे सेक्सी, उस बंदे की वो जो थोड़ा सा अरसा है हुकूमत का, उसको बड़ा मानते हैं। वो शख्स जो थे तो आई थिंक बनु उमैया में से थे, लेकिन बहुत ही शौकीन शहज़ादा था। जिस तरह आजकल के आप अरब कंट्रीज़ में भी देखते होंगे या सुनते होंगे, जी प्रिंस सलमान है या फ़लाना है, इतने हज़ार गाड़ियाँ, इतने लाख वार्ड्रोब्स हैं या बीवियाँ हैं या शौक़ हैं। उस ज़माने में उस शख्स की वेल्थ का और नखरे का ये आलम था। उस ज़माने में जो कपड़ा उनके लिए बनता था, वो लिबास, वो कपड़ा किसी और का दुनिया में होता ही नहीं था। जो परफ्यूम उनके लिए होता था वो किसी और के पास नहीं होता, वो यूनिक था। मतलब वो जहाँ से गुजरते थे लोग कहते यहाँ से उमर गुजरे हैं, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, और बड़ी लेविश लाइफस्टाइल उनकी। लेकिन अचानक जिस वक्त वो हुकूमत उनके पास आती है, अल्लाह ने कोई ऐसी उन्हें हिदायत दी, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि एक वक्त वो आया कि वो मिट्टी के घर में रह रहा था और मुसलमानों का लश्कर कहीं यूरोप वाली साइड पे ही था शायद, या क्रिश्चियन इलाकों में कहीं था। वहाँ से
एक शख्स शिकायत लेके आया और बड़ी मुश्किल से ढूंढता हुआ उनके घर तक पहुंचा। उसका ख्याल था कि मुसलमानों के बादशाह का महल बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब उसे बताया गया कि ये घर उसका है और छत पे जो बंदा मिट्टी के साथ अपनी छत का लेप कर रहा है, कोई इसी तरह की बरसात होगी, तो उसने आवाज़ दी कि मैंने उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा अच्छा कहाँ से आए? उसने उस शहर का नाम लिया, लाइक मे बी कि मैं वियना से आया हूँ या ओस्लो से आया। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे 1 मिनट दे दो। तो वह हाथ शाथ धो के नीचे आए और उससे पूछा कि क्या बात है। तो उस शख्स ने शिकायत लगाई। उसने कहा कि आपकी मुसलमानों की फ़ौज का ये तरीक़ाकार है, मेरे इल्म में है, और आपके ऑर्डर्स भी यही हैं और आपके पिछलों के भी यही होते थे कि आप लोग जब किसी शहर के ऊपर या किसी मुल्क के ऊपर जाते हैं, आपकी आर्मी आती है, तो आप हमें 3 ऑप्शंस देते हैं कि नंबर 1 अल्लाह के निज़ाम को अपना लो, ये रूल ऑफ लॉ अल्लाह का, इक्वालिटी फॉर ऑल, अल्लाह को मान लो और अल्लाह के निज़ाम को मान के अप्लाई कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। नहीं तो जजिया दो, हमें टैक्स दो, तुमने अपना जो भी तुम्हारा कल्चर है, रिलीजन है, जिसके मुताबिक तुमने रहना है रहते जाओ, लेकिन हम पावरफुल कंट्री हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा आपको। नंबर 3 अगर नहीं तो फिर हमारे से जंग कर लो, क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक तुम्हारे मुल्क में सोशल जस्टिस नहीं है, अमीरों की हुक्मरानी है, ठेकेदारों की हुक्मरानी है, चंद लोगों की हुक्मरानी है और बाकी जो है वो पिस रहे हैं। तो हम उस मखलूक खुदा की हेल्प के लिए फिर हम नहीं तो अटैक करेंगे और तुम हमारे से लड़ लो। तो उन्होंने कहा फिर बिल्कुल यही हुक्म है। तो उसने कहा जी आपका जो सिपा सलार है उसने हमें ये मैसेज भेजा और हमें शायद 3 दिन का वक्त दिया, मुझे एग्जैक्ट हिस्ट्री तो भूल गई है, कि इसमें डिसाइड करें। लेकिन उन्होंने दूसरे दिन ही मोहलत होने से पहले ही अटैक किया। हमने अभी डिसाइड कुछ नहीं किया था, वैसे हमने लड़ना ही था, लेकिन उन्होंने अटैक किया और हमारे पे कब्ज़ा कर लिया। और कब्ज़ा करने के बाद अब वहाँ पे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट कायम कर ली है। लेकिन मेरी प्ली ये है कि हमें 3 दिन का जो वक्त है जो दिया गया था वो नहीं दिया गया। जो उसकी एप्लीकेशन थी उसी के ऊपर उमर बिन अब्दुल अजीज़ लिखते हैं अपने उस कमांडर इन चीफ को कि शहर को फ़ौरन छोड़ के बाहर जाओ और इनको ड्यू टाइम दो और उसके बाद अगर ये जो भी फैसला करते हैं उसके मुताबिक एक्ट करो, लेकिन फ़िलहाल लीव द सिटी। और उस कौम ने ये देखा कि वही आदमी एक जो ये प्ली लेके इतने महीनों में वहाँ पहुँचा था, वहाँ पे निज़ाम कायम हो चुका था, हुकूमत कायम हो चुकी थी, फतह हो चुकी थी, वो वापस गया और वहाँ जाके उसने जो भी वहाँ पे कमांडर इन चीफ था या गवर्नर बना हुआ था या व्हाटएवर जो था, उसको जाके उमर बिन अब्दुल अजीज़ का वही पैगाम जाके दिखा दिया। और उस शख्स ने मिनट नहीं लगाया, उसने भी फौरी अपनी सारी सिपा को हुक्म दिया कि जी लीव द सिटी। वो बाहर चले गए और 3 दिन का टाइम दोबारा दिया गया। वो अलहदा बात है कि चौथे दिन वही शख्स जो उस शहर का शायद मेयर था या बिशप था या जो भी था, वो एलीट क्लास के साथ या शहर के जो भी हमायदीन थे उनके साथ आया और उन्होंने शहर की चाबी उनके हवाले की कि हमें आप लोगों का ये इंसाफ बड़ा पसंद आया और हमें आपका मज़हब और अल्लाह के ऊपर इस तरह का तवक्कुल। अब ये एग्ज़ाम्पल्स हिस्ट्री में अल्लाह जाने सही हैं कि नहीं, मेरा ख्याल होंगी, सही होंगी, इसलिए कि अदरवाइज़ इतना तेज़ी से इस्लाम फैलता ना। लोग मजबूरी अगर इस रिलीजन पे आए होते तो मजबूरी ख़त्म होने के बाद स्पेन की तरह वो आपको डुबो देते। आज अफसोसनाक बात यह है कि जहाँ भी दुनिया में कोई घपला होता है, फ्रॉड होता है, तो सबसे पहले पता किया जाता है कि कोई मुसलमान तो नहीं गुजरा इधर से। और पाकिस्तानी तो खैर हम तो इसमें वर्ल्ड चैम्पियन है, तो हमारा पासपोर्ट अगर वहाँ से गुजर जाए या हमें देखा जाए तो कहते पाकिस्तानी तो नहीं सीखा या पाकीज़ कहा जाता है। और आप पे मुझे बड़ा प्यार आया, आपके प्यार भरे शिकवे का, कि बहरहाल मैं वो फ्रॉडियाँ भी वहाँ मिस करता हूँ
जो यहाँ के लोगों से रास्ता पूछो तो जिस यकीन और जिस प्यार और जिस मोहब्बत और जिस खलूस से वो मुझे डी ट्रैक कर रहे होते हैं, तो मैं वो भी फील करने के लिए आता हूँ, क्योंकि उसमें भी जो अपनाइयत है, जो अपनापन है, कम से कम फ्रॉड भी करते हैं तो 2 नंबरी से नहीं करते। ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हैं बस ऐसे ही हैं। चले, आप हमारे लिए दुआ करते रहें और वतन से ठंडी हवाएं आपको जाती रहें, अच्छी खबरें जाती रहें, आपका मुल्क दुनिया में खुशबुएं बखेरने के काम आए। मेरी दुआ है कि जिस इंतहा पे हम अब चले गए हैं, कहीं से तो बाउंस बैक करेंगे। तो हर वाक़े के बाद लगता है कि यही रॉक बॉटम है या यही पाताल है, अब इससे और नीचे क्या जाएंगे। लेकिन यार लोग फिर कोई नई इख्तरा ढूंढ लेते हैं तो पता चलता है कि अभी फ्रॉड और सरकशी के इस समंदर में नीचे कुछ और भी गहराइयाँ थी जो हमने तलाश कर ली हैं। और वो हमारा रहमान रब जो है, उसके सब्र को या उसके रहमानियत को भी दाद है, सलाम है, वो ना हमसे मायूस होता है और हमें चांस देता रहता है, क्योंकि वो तो इंसाफ करता है ना। जब फ़िरौन को इतने चांस दिए थे तो हम जैसे छोटे छोटे फ़िरौन, नमरूद, शदाद जो इकट्ठे हो गए आजकल के दौर में, यजीद, इन सब को भी वो चांस देता जा रहा है। वो अदा मुझे बड़ी उसकी प्यारी लगती है, जब वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि डंडा तो उन्हें पकड़ा दिया है, सांप पकड़ा दिया है, उसके कारनामे भी दिखा दिए, कभी वो सांप बन रहा है, कभी वो कुछ बन रहा है, और फिर कह रहा है कि यार वो फ़िरौन से इल्तफ़ात से बात करना, प्यार से समझा के देखो। कई बार माँ बाप आते थे, ज़्यादातर उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ से, अमेरिकन कंट्रीज़ से आते थे, तो परेशान होते थे यंग जनरेशन की तरफ से, तो उन्होंने रोना पिटना कि बाबा जी बच्चा हाथ से निकल गया, बच्ची हाथ से निकल गई है, ये हो गया, वो हो गया। और जितने हॉरिबल किस्म के उन्होंने उनके कारनामे सुनाने माँ बाप ने, या माँ ही ज़्यादातर रो रही होती थी, तो बाबा जी ने आगे से कहा ना, प्यार से उससे बोलो। कहा जी बड़ा प्यार करनी और प्यार से बात करो। मैंने कहा यार ये क्या फार्मूला है। वो बता रहे हैं वो किसी सिख, वो किसी नॉन मुस्लिम के साथ जा रही है, या बिल्कुल ही कोई उल्टे सीधे रास्ते पे चले गए हैं, या चला गया बच्चा। वो बाबा जी कह रहे हैं अभी भी प्यार करो। तो कहते यही हाल है, शदीद प्यार करो कि वो तुम्हें अपनी तरफ खींच लो उसको। अब ये प्यार ही समझ नहीं आता। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला